और अब खबरों की तफसील। मध्य प्रदेश के कटनी में नर्मदा घाटी परियोजना के टनल में कल शाम को पेश आए हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। टनल के नीचे 8 मजदूर और एक सुपरवाइजर काम कर रहे थे, जिसमें से रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए अब तक 7 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। 2 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। इस बीच भोपाल से एनडीआरएफ और जबलपुर से एसडीआरएफ की टीमें रवाना कर दी गई हैं। खुद वज़ीर आला शिवराज सिंह ने भी मामले को लेकर कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्र से टेलीफोन पर बातचीत की है। भोपाल में भी इसके लिए बाकायदा सिचुएशन कंट्रोल रूम से नजर रखी जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सरकार और प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है। कुछ लोगों को बचाया भी गया है और जो अभी भी अंदर है उनको भी बचाने की कोशिश चल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तत्परता के साथ अभी भी चल रहा है। पंजाब के कोटकपुरा में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने अरविंद केजरीवाल को खूब आड़े हाथों लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस तरह से पीएम मोदी गुजरात का मॉडल पेश करते थे, हकीकत कुछ नहीं थी, उसी तरह अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मॉडल दिखाते हैं। इसकी भी सच्चाई कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक तशहीर है। आवाम को धोखा दिया जा रहा है। विज्ञापनों पे और आपके पास लोग आकर प्रचार करते हैं कि दिल्ली का मॉडल देखिए, दिल्ली की सरकार देखिए। मत भूलिए मेरे भाइयों और बहनों, एक बार पहले एक ऐसे मॉडल का प्रचार हुआ था 2014 में, जब भाजपा की केंद्र में सरकार बनी थी तो गुजरात मॉडल के आधार पे बनी थी। उसी तरह से जिस तरह आपके सामने आज प्रचार हो रहा है, बड़े बड़े विज्ञापन थे, इतना विकास हुआ है गुजरात में, बिजनेस आसान हो गया है, गरीब नहीं है, सब अमीर हो रहे हैं, सब खुशहाल हैं, किसान खुशहाल हैं, रोजगार ही रोजगार है। और क्या हुआ? वो मॉडल सिर्फ विज्ञापनों में था। आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसमें रोजगार घटे, आपको एक ऐसी सरकार मिली जिसने किसानों को कुचल डाला, एक ऐसी सरकार मिली जिसने शिक्षा सेहत के कोई संस्थान नहीं बनाए। और दिल्ली की असलियत भी अलग नहीं है। जो आम आदमी पार्टी है वो उभरी कहाँ से है? वो उभरी ही आरएसएस से है। आम आदमी पार्टी के नेता खुद कहते हैं कि हम भाजपा से बड़े भाजपा हैं। दिल्ली में सेहत संस्थान, शिक्षा के संस्थान के नाम में कुछ नहीं है। आपको बताया जाता है कि बढ़िया बढ़िया स्कूल बने हैं। जरा आइए दिल्ली आके देखिए क्या बना है। दिल्ली वालों से पूछिए कि कैसे जी रहे हैं। तो आज का जो माहौल है, आज जो आप परिस्थितियां देख रहे हैं, इसमें आपको जो राजनीतिक दल हैं, जो नेता हैं, इनकी असलियत पहचानने की बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत है। उधर अमृतसर में अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बारे में क्या बात करेगी। कांग्रेस में आपसी फूट है, रंजिशें हैं और अब तक के तीनों सर्वे में पंजाब के अंदर कांग्रेस की बुरी तरह हार हो रही है। चुनाव नहीं लड़ सकती और उसके पहले हमने 111 दिन भी देखे और उसके पहले के 4.5 साल देखे कि किस तरह से ये आपस में लड़ रहे हैं। कांग्रेस एक सर्कस बन गई है और ऐसी पार्टी पंजाब को क्या भविष्य देगी जिसमें सारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये सरकार कैसे चलाएंगे जब ये पार्टी नहीं चल सकती। आज आम आदमी पार्टी एक परिवार की तरह, एक टीम की तरह पंजाब का पूरा एजेंडा तैयार कर रही है और पंजाब का विकास कैसे होगा अगले 5 साल में, वो जनता के साथ पंजाब के विकास की बात कर रही है। 3 बार सर्वे कराए, चन्नी साहब दोनों सीटों से हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। चमकौर साहब में आम आदमी पार्टी 52% पे है, चन्नी साहब 35% पे हैं। भदौर से आम आदमी पार्टी 48% पे है, चन्नी साहब 30% पे हैं। तो वो सीएम चेहरा तो हैं लेकिन सीएम नहीं बनेंगे। जब एमएलए नहीं बनेंगे तो सीएम कैसे बनेंगे? लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, खासकर चमकौर साहब के लोग, जहाँ से वो 2007 से एमएलए हैं, वहाँ के लोग उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। आप में से कई लोगों ने वहाँ जा के उनके इलाके में लोगों से बात भी की है। सब लोग कहते हैं कि जितनी रेता चोरी हो रही है वो सारी उनके संरक्षण में हो रही है, उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। तो इन दोनों सीटों से चन्नी साहब हार रहे हैं
तो उनके सीएम बनने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। वैसे तो कांग्रेस भी हार रही है। और आपको सीधे लिए चलते हैं लुधियाना, जहां वज़ीर दाखिला अमित शाह अवामी रैली से खिताब कर रहे हैं। कहते हैं कि पंजाब के लिए आप हमेशा ऐसे क्यों कहते हैं? कई लोगों ने पूछा। मैं हमेशा उनको कहता हूं, पंजाब हिंदुस्तान का जिगर है, जिगरा है भाई। पंजाब के बगैर देश का सम्मान नहीं। और इस पंजाब की भूमि में जब देश के अंदर भूख थी तो पंजाब ने देश की भूख मिटाने का काम किया, अन्न के भंडार भरे और देश को अन्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर करने का काम किया। और मैं जब यहां आया हूं तब सरदार करता सिंह सराभा को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और मित्रों, मैं आज आपको कहकर जाता हूं, आप एनडीए के तीनों घटकों चुनटाइए, तीनों पार्टी को चुनकर सरकार बनाने का मौका दीजिए। लुधियाने की साइकिल को हम दुनिया भर में पहुंचाने का काम करेंगे। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार पर बड़ा इल्जाम आयद किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार के 7.5 साल में 5,35,000 का बैंक घोटाला हुआ है और अब तक का सबसे बड़ा घोटाला 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला मोदी सरकार की आंख के नीचे हुआ है। बड़ा बैंक घोटाला 22,842 करोड़ रुपए का मोदी सरकार की नाक के नीचे और उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति से घटित हुआ है। 22,842 करोड़ रुपए का। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। साथियों, 3 तथ्य, इससे पहले कि मैं मेरी बात शुरू करूं, 3 तथ्य इस देश के लोगों को जानना जरूरी है। नंबर 1, पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5 लाख, और चौंकिए मत, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड हुए हैं। मैं फिर दोहराता हूं, 3 महत्वपूर्ण तथ्य। पिछले 7.5 साल में मोदी सरकार में 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड्स हुए हैं। पिछले 7 साल में मोदी सरकार में बैंकों ने देश के लोगों की 8,17,000 करोड़ रुपया राशि बट्टे खाते में डाल दी है। तीसरा, मोदी सरकार के 7 साल में बैंकों के एनपीए में 21 लाख करोड़ का इजाफा हुआ है। The 3 indelible facts which reflect the gross mismanagement of the banking system, holding the banking system captive to bank fraudsters, the initiation of loot and escape flagship scheme for bank fraudsters by the Modi government is writ large. गोवा असेंबली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां उच्च पर हैं। कल वोटिंग का अमल शुरू होगा। गोवा में कुल 40 सीटें हैं और 301 उम्मीदवार मैदान में हैं। गोवा असेंबली इंतखाबात की तैयारियां किस तरह चल रही हैं, इस मरतबा यहाँ क्या खास रहने वाला है, इन तमाम चीज़ों का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने। गोवा चुनाव को महज कुछ ही घंटे बाकी है, बहुत जल्दी वोटिंग भी शुरू हो जाएगी। किस तरह से इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारियां हैं, इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए कुणाल जी हैं जो सीईओ भी है। सर, गोवा इलेक्शन को लेकर काफ़ी उम्मीदें गोवाकर को है, किस तरह की इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारियां हैं? जी, हमारे 1722 पोलिंग स्टेशन है, पूरी तरह से तैयार हैं। और साथ ही साथ हम बताना चाहेंगे इसमें 105 पोलिंग स्टेशन को महिला अधिकारी उसको मैनेज करेंगे। हमारे 8 पोलिंग स्टेशंस को पर्सन्स विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी ऑफिशियल्स मैनेज करेंगे। 40 पोलिंग स्टेशन मॉडल पोलिंग स्टेशंस हैं। और गोवा की जो खासियत है, जिसको बोलते हैं नेचर के साथ लिविंग पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद नेचर, उसको ध्यान में रखते हुए 11 पोलिंग स्टेशंस हमने पूरे इको फ्रेंडली मैनर में तैयार किए हैं।
साथ ही साथ हमारे सारे के सारे पोलिंग स्टेशंस AMF गाइडलाइन जैसी बेहतरीन रैम्प, आप देखेंगे कि रैम्प की क्वालिटी हमने अपग्रेड करवाई है और बाकी सारी फैसिलिटी भी दी हैं। तो उस हिसाब से सारे पोलिंग स्टेशंस तैयार हैं मतदाताओं के लिए। जहाँ तक पोलिंग की बात करें, क्या इस बार पोलिंग स्टेशन बढ़ाए गए और नए कितने युवा आगे आ रहे हैं, इनके किस तरह से इंतजाम किए गए? देखिए, इस बार हमने 2017 की अपेक्षा 80 पोलिंग स्टेशंस बढ़ाए हैं कोविड गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए, और हमारी कोशिश रही है कि एक पोलिंग स्टेशन पे 1000 से ज़्यादा मतदाता ना हो, क्योंकि गोवा में आप देखेंगे यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज 80% से ऊपर रहता है और इस बार हम टारगेट 85% से ऊपर कर रहे हैं। और हमने कोशिश ये भी की है कि जो पोलिंग स्टेशन है एक लोकेशन पे उसको हम सेग्रीगेट करें कि एक जगह पे भीड़ ना हो मतदाताओं की, और कोविड गाइडलाइन जो है उसका हमने अक्षर से पालन किया है। सैनिटाइज करवा रहे हैं, मार्किंग करवा रखी है 2-2 मीटर के गैप की, और हमारे ग्लव्स का इंतजाम है, उसके डिस्पोजल का इंतजाम है, सैनिटाइजर का इंतजाम है। हम सभी से उम्मीद करेंगे कि आप वोटर्स आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी को लाएँ और अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए बिना किसी भय प्रलोभन के आप मतदान करें। अक्सर देखा गया लोग मतदान के टाइम बाहर नहीं आते हैं, आप लोगों ने वीडियो बना के भी अपील की है, किस तरह का वीडियो है और लोगों से किस तरह की अपील करते हैं? देखिए, हमारा गोवा जो है छोटा सा राज्य है, लेकिन संस्कृति के हिसाब से इसका कोई सानी नहीं है। तो हमने यहाँ की क्लासिकल, मॉडर्न, वेस्टर्न सारे म्यूज़िक और डिफरेंट आर्ट फॉर्म को मिला करके हमने काफ़ी सारे वीडियोस तैयार किए हैं, और हमने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज किए हैं, सेल्फी कॉम्पिटिशन, शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन, स्लोगन कॉम्पिटिशन। आप देख रहे हैं पीछे यहाँ पे काफ़ी सारे काइट्स लटक रहे हैं, काइट मेकिंग कॉम्पिटिशन, बच्चों के द्वारा राइट टू CEO कैंपेन हमने किया है। तो इसका हमें काफ़ी अच्छा एक उत्साहजनक एक परिणाम मिल रहा है कि लोग उत्साहित हैं वोट का अधिकार का प्रयोग करने के लिए, और हम कल चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग आएँ और अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने राष्ट्र के लिए आप मतदान अवश्य करें। अगर किसी को कोई शिकायत होती है, जैसे आपने पहले बताया था, तो किस तरह की शिकायतें अपने रख सकते हैं और अपील क्या करेंगे, खास करके गोवा करको की कहीं ना कहीं एक 14 फेब वैलेंटाइन डे भी है? जी, आप अपनी शिकायत के लिए 1950 हमारा हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री है, उस पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। दूसरा CVGIL ऐप है, तो हमारे 81 फ्लाइंग स्क्वाड 24 आवर ग्राउंड पे हैं, और साथ ही साथ हमने इस बार ग्रिड फॉर्मेशन में हमने 64 फ्लाइंग स्क्वाड केवल सेंट्रल फोर्सेस के बनाए हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं कि माहौल बना रहे, किसी को भी हम मौका नहीं देंगे कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का या और भी कोई गाइडलाइन का उल्लंघन करे। और साथ ही साथ हमारे दोनों कलेक्टर महोदयों ने काफ़ी अच्छे टाइप्स किए हैं रेस्टोरेंट के साथ में, माई वोट माई वैलेंटाइन के थीम पे आपको कल वोट करेंगे और अच्छे अच्छे डिस्काउंट आपको मिलेंगे जब आप डिनर करने जाएंगे उन रेस्टोरेंट्स पे। तो उसकी लिस्ट वेबसाइट पे है। तो आशा करते हैं कि ये जो वोटिंग एक्सपीरियंस है वैलेंटाइंस डे का, वो आपके लिए एक तो खुशियों भरा रहेगा, और साथ ही साथ आप उसको अपने फेवरेट रेस्टोरेंट में जा करके अच्छे डिस्काउंट के साथ में सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये कुणाल जी थी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि जो गोवाकर है, अगर अच्छी सरकार चाहते हैं और अच्छे प्रोग्रेस चाहते हैं तो खुलकर वोट करें, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से तैयार है। पणजी से संतोष डिसले के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। 14 फरवरी को दूसरे मरहले के तहत इंतखाबात के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। यूपी के 9 अजला में 55 सीटों पर दूसरे मरहले के तहत वोटिंग होना है। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, संभल में लोग अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक इन हलकों में राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करते हुए 586 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। पहले मरहले के मुकाबले इस मरहले में मुस्लिम वोट नुमाया अहमियत रखते हैं। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर और अमरोहा में 40% ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। रामपुर, अमरोहा, मुरादाबाद, देहात, संभल और सहारनपुर की सीटों पर 60% या इससे भी ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। वाज़ेह है कि 55 हलकों में तकरीबन 2 करोड़ राय दहिंदगान अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए तकरीबन 17,000 पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं। वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। मुल्क में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 44,877 नए मामलों की तस्दीक हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 684 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जबकि इसी अरसे में 1,17,000 से ज्यादा अफराद शिफायाब हुए हैं। मुल्क भर में 5,30,000 से ज्यादा एक्टिव मामले पाए जाते हैं। वाज़ेह है कि कोरोना से बचाव के लिए टीकाकारी मुहिम
में भी तेजी लाई गई है। अब तक मुल्क भर में 170 करोड़ से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। उसके अलावा मास्क, सैनिटाइजर और दीगर एहतियाती इक़दाम इख्तियार करने मरकज और रियासती हुकूमतों की जानिब से लगातार अपील की जा रही है। वहीं बिहार में कोरोना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। रियासत में कोरोना मामलों की कमी के मद्देनजर तमाम पाबंदियां हटाई जा रही हैं। कोरोना से मुताल्लिक तमाम पाबंदियां 14 फरवरी से अगले अहकाम तक हटा दी गई हैं। कोरोना इन्फेक्शन की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए 14 फरवरी से स्कूल पूरी सलाहियत के साथ खुलेंगे, जबकि रियासत में 8वीं जमात तक तमाम स्कूल और कोचिंग पूरी सलाहियत के साथ खोली जा सकती है। पार्क पहले की तरह सुबह और शाम खोले जाएंगे। इससे पहले सिर्फ दोपहर 2 बजे तक पार्क खोलने की इजाजत दी जाती थी। मास्क लगाना लाजमी है। सही है सर, उतना जैसे हम लोग का कोचिंग सब बंद था, ऑनलाइन चल रहा था, मतलब उतना सही नहीं था। मतलब खुल गया तो फिर ये आ जा रहा है। अब तो 100% प्रेजेंस हो गया स्टूडेंट्स का, उसके साथ कोचिंग चलेगा, तो कोई परेशानी नहीं होगी। नो सर, कोई परेशानी नहीं। आप चाहते थे? हाँ, बहुत दिन से चाह रहे थे। जी नहीं, सरकार ने ये फैसला लिया है तो बहुत अच्छा सोचा है, इसलिए कि बहुत दिक्कत थी। विद्यार्थी वर्ग को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, शिक्षा विभाग को। हाँ, और कोचिंग संस्थान खुल गया है तो जैसे मकान मालिक भी हैं उनके पास भी बहुत दिक्कत हो गई थी। तो इससे सरकार का फैसला बहुत अच्छा है। ऐसे नीतीश जी जो भी काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। बस इस पे ध्यान रखना चाहिए, सही से मॉनिटर करना चाहिए। अगर कोई केस फिर से बढ़ना शुरू होता है तो उसको देखना चाहिए और सही समय पे फैसला लेना चाहिए। अब लग रहा है कि सामान्य जिंदगी अब फिर से शुरू हो जाए। हाँ, ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि कोरोना भी कमजोर हो रहा है। तो अपना तरफ से, लेकिन लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना अभी गया नहीं है। अभी हम सेफ्टी में रहें, पार्क जाए या कुछ मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें। जब तक पूरी तरह बिल्कुल खत्म नहीं हो जाएगी केस, जब तक आते आएगा, नहीं तो फिर वही स्थिति प्रॉब्लम हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा। कर्नाटक में हिजाब तनाज़े को लेकर जारी एहतजाज के पेश नजर इंतजामिया ने उडुपी जिले में दफा 144 के निफाज का ऐलान कर दिया है। 14 फरवरी की सुबह 6 बजे से 19 फरवरी की शाम 6 बजे तक इसका निफाज रहेगा। हिजाब की हिमायत और मुखालिफत में होने वाले एहतजाज को रोकने के लिए हुकूमत ने यह अहम फैसला लिया। वाज़ेह है कि हिजाब तनाज़ा कर्नाटक के शहर उडुपी के एक कॉलेज से ही शुरू हुआ था और ये पूरे मुल्क में शिद्दत इख्तियार कर गया। हिजाब के मामले में कर्नाटक की इमारत शरिया ने कहा है कि मुस्लिम ज़ेर इंतजामिया स्कूलों, कॉलेजों और उर्दू स्कूलों के लिए किसी भी तरह की कोई रुकावट हरगिज नहीं है। बेंगलुरु में इमारत शरिया कर्नाटक के नुमाइंदा मौलाना मकसूद इमरान रुशादी ने कहा कि महकमा तालीम के सर्कुलर के सिलसिले में बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर महकमा तालीम से बातचीत हो गई है। तो उन सब के लिए एक मुतलक आर्डर शाया करके ये कहा जा रहा है कि आप अपने स्कूल में सिर्फ यूनिफॉर्म के साथ आए, हिजाब के बगैर आए, हिजाब के साथ ना आए। इसी तरह साफरान शाल के बगैर आए और तिलक के बगैर आए। कोई भी मजहबी चीज़ को अपने साथ लेकर ना आए। इस तरह का एक आर्डर BO ऑफिस से शाया हो के मुख्तलिफ स्कूलों के मैनेजमेंट तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से हमारे मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स, वहाँ के प्रिंसिपल, वे बहुत ज़्यादा परेशान हाल हैं कि अब करें तो क्या करें, क्या ये वाक़ईतन इस पर हमको अमल करना ज़रूरी है। इस सिलसिले में हमने पुलिस कमिश्नर साहब को भी इत्तला की है और इसी तरह एजुकेशन सेक्रेटरी को भी इत्तला की है और हमारे इस रियासत के वज़ीर आला को भी इसकी इत्तला की है। हम ये बात वाज़े कर देना चाहेंगे कि जो कोर्ट में आर्डर है, हर कॉलेज के लिए एक एजुकेशन कमेटी होती है, मैनेजमेंट कमेटी होती है, तो वो कमेटी जो लिबास तय करेगी, हर स्कूल की कमेटी, जो मैनेजिंग कमेटी, तालीमी कमेटी जो होती है, वो जो लिबास, जो यूनिफॉर्म तय करेगी, उसको वो पहनकर आना ज़रूरी होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मुस्लिम मैनेजमेंट स्कूल्स में एक अलग यूनिफॉर्म होता है और साथ ही साथ वो स्कार्फ भी उसी कलर का यूनिफॉर्म में दाखिल है, तो वहाँ की स्कूलों में जो मुस्लिम मैनेजमेंट है, वहाँ स्कार्फ पहन के आने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है।
और हिजाब मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट के उबूरी हुक्मनामे पर सौहार्द कर्नाटक तंजीम ने मायूसी का इजहार किया। बेंगलुरु में मारूफ समाजी कारकुन सईद अब्बास ने कहा कि हिजाब और जाफरान शॉल को एक ऐनक से न देखा जाए। मुस्लिम लड़कियां हिजाब सदियों से पहन रही हैं। सिर्फ हिजाब की मुखालफत करने के लिए जाफरानी शॉल का इस्तेमाल करना किसी भी नुक्ता नज़र से दुरुस्त हरगिज नहीं। यूनिफॉर्म के साथ हम सब हैं, वी ऑल स्टैंड विथ यूनिफॉर्म। यहाँ पे जो डिबेट जो बात हो रही है हेड स्कार्फ के बारे में है। ये जो लड़कियां हैं, जो पिटिशनर्स हैं, सैयदा, जरफा और आलिया, उन्होंने खुद जनवरी 5 को अपना स्कूल का उडुपी में रूल बुक दिखाया, एडमिशन प्रोस्पेक्टस दिखाते हुए कहा कि हेड स्कार्फ विच मैचेस कोऑर्डिनेटेड विद द यूनिफॉर्म इज अलाउड। सो अब देखिए, अभी राजनीति है, जब हेड स्कार्फ अलाउड है यूनिफॉर्म के साथ, दिक्कत क्या है आपकी? A totally religious intolerance in going on in Karnataka. I condemn that. This is not fair and this is not good. They are questioning the integrity of the constitution and also as well as the credibility of the constitution. तो ये मानना है कि देखिए, हिजाब का इशू इतना बड़ा होना नहीं चाहिए। हर एक इंसान का हक है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के हिसाब से कि हम लोगों का हक है कि जो भी अपना रिलीजन फॉलो करना चाहता है अपने तरीके से फॉलो कर सकता है अपना फेथ। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम से चलता आ रहा है। हिजाब हमारी लड़कियाँ बहुत पहले से पहन रही थी। लेकिन सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल से सवाल करना चाहूँगी कि उनको अचानक से अब आउट ऑफ नोवेयर इनको अब कहाँ से याद आ गया, एग्जाम्स के करीब के और इलेक्शंस के करीब इनको कहाँ से याद आ गया कि हिजाब को बैन करना चाहिए। हमारे मोदी जी का बहुत ही अच्छा स्लोगन है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन बेटी पढ़ेगी कैसे अगर बेटी को हम लोग कॉलेज के अंदर आने नहीं दोगे आप लोग। समाजवादी पार्टी लीडर रिया सिद्दीकी ने मुल्क में जारी हिजाब तनाज़े पर अपना रद्दअमल दिया। रिया सिद्दीकी ने कहा कि हिजाब ख़वातीन की तरक्की, सियासी और फलाही सरगर्मियों में रुकावट हरगिज़ नहीं है। रिया सिद्दीकी ने हिजाब में रहकर ही अपनी समाजी और सियासी सरगर्मियों को जारी रखने की बात कही। हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने उनसे खास बातचीत की। देश में लगातार हिजाब का मुद्दा गरमाया हुआ है, लेकिन कानपुर की एक ऐसी राजनीतिक महिला जिन्होंने इस बात से राजनीति शुरू की कि वो कभी नकाब नहीं उतारेंगी। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ रिया जी मौजूद हैं। रिया जी, आपने किस तरह से राजनीति की शुरुआत की और आपकी क्या शर्त थी? मेरी राजनीति की पहली शर्त यही रही है कि मैं हिजाब में ही राजनीति करूंगी, क्योंकि राजनीति जो होती है ना, इंसान अपने कर्म से पहचाना जाता है, ना करके अपने चेहरे से और ना करके अपने नाम से। इंसान का काम ही बोलता है। तो जब आपने राजनीति शुरू की, कहाँ से शुरू की और अब कहाँ पर हैं, क्या शर्तें रखी आप? मैंने राजनीति पहले अपनी समाज सेवा से शुरू करी और समाज सेवा करने के बाद मुझे ये लगा कि शायद मुझे MIM में ज्वाइन होना चाहिए, तो मैंने MIM में ज्वाइन करा। और फिर जब मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि विकास ही होना चाहिए, क्योंकि करनी और कथनी में फ़र्क होता है, तो इसलिए मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन करी। और समाजवादी पार्टी में भी मेरी यही शर्त रही पहली कि मैं हिजाब में रह कर ही राजनीति करूँगी। ऐसे लोगों के बारे में आपका क्या कहना है जो लोग हिजाब को लेकर इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, आपस में बांट रहे हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ ये जो है एक मुद्दा है, इनको लाना है जिनको चुनाव में बंटवारा करना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही बोल चुके हैं कि 80 और 20% की लड़ाई है। आपको समझ ना आ रहे हैं कि 80-20% उन्होंने क्या बोला, लेकिन नहीं, यहाँ सबका साथ जो है सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक ढकोसलेबाजी से बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से आपने देखा कि साफ तौर से यहाँ पर रिया सिद्दीकी जी का साफ तौर से कहना है कि उन्होंने जो शुरुआत की थी वो उस पर अमल करेंगी और कभी नकाब नहीं उतारेंगी, चाहे उन्हें क्यों ना राजनीति छोड़नी पड़ जाए। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू। और कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकरी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। जरा